अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें जीतने की और उत्तर प्रदेश में सत्ता आने की मास्टर की क्या है, कुंजी क्या है, कभी आपने इस पर विचार किया? यूपी दरअसल एक जातिगत आधारित राजनीति का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और दो कम्युनिटी ऐसे हैं, अगर इनका साथ मिल जाए तो कोई भी पार्लियामेंट जीत सकता है और कोई भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ की में कब्जा कर सकता है। क्या है वो फार्मूला जिसकी तलाश में आजकल तीनों दल लगे हुए हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित्य नए प्रयोग होते हैं और ये प्रयोग विशुद्ध राजनीतिक होते हैं, विशुद्ध जातिगत होते हैं और विशुद्ध सामाजिक होते हैं। इन दिनों आप अखबारों में और टेलीविज़न में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक रास्ते जाते देख रहे होंगे। सोचिए ज़रा, पिछले 10 दिनों के स्टेटमेंट और उनके राजनीतिक इवेंट्स, पॉलिटिकल कार्यक्रम्स पर नज़र डालिए। ये सब आजकल ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के लिए बहुत चिंतित हैं। इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि मतलब रात में अक्सर नींदें टूट जाती हैं इन लोगों की। दलितों के लिए इतनी ज़्यादा फिक्रमंदी हो गई है। और ये फिक्रमंदी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये तीनों जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, इन तीनों में बहुत बेचैनी है। बेचैनी किस बात के लिए है? सबसे खास निशाना है शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में ये आकलन है कि 20 से 22% का ये वोट शेयर है इनका, 20 से 22%। कभी इस पर बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा पकड़ होती थी और उसके पहले कांग्रेस की हुआ करती थी। उसको छीना किसने? बीएसपी ने कांग्रेस से। अब उस पर स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन पिछले 4 चुनाव से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ 2012 से वर्टिकली नीचे आ रहा है, पिछले 12 सालों से। और वो इतना नीचे आ गया कि अब 12.5% के वोट शेयर पे खड़ा है। इस वोट शेयर का अधिकांश हिस्सा अब रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन का सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी की निगाह इस पर लगी हुई है। बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह चलाने जा रही है और बीजेपी में दलितों की बहुत चिंता हो रही है। लालजी प्रसाद निर्मल, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, इनको एमएलसी के लिए नॉमिनेट किया गया है। बहुत चिंतित है बीजेपी दलितों को लेकर। और समाजवादी पार्टी की चिंता कुछ ज़्यादा है, वो कुछ अधिक चिंतित हो रहे हैं। और मान्यवर कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली चले गए, जहां वो प्रत्याशी भी नहीं उतारते हैं सोनिया गांधी या गांधी फैमिली से जो भी लड़ता है उसके खिलाफ। आजकल अमेठी और रायबरेली अखिलेश यादव के टारगेट में है और उस पर से भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स उनका कोर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में ये कार्यक्रम रखा। स्वामी प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, ये सब ऐसे लोग हैं जो मान्यवर कांशीराम के शिष्य थे और उन्हीं के शिक्षा दीक्षा पर, उन्हीं के राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए ये सब उभर कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम बने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट समाज की कमान को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। उसी कड़ी में उन्होंने मान्यवर कांशीराम की मूर्ति का अनावरण रखा रायबरेली में, एक डिग्री कॉलेज में। पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी की ओबीसी लीडरशिप, शेड्यूल्ड कास्ट लीडरशिप, सबको ये बताने के में लगी हुई है और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को ये समझाना चाहती है कि उनके लिए अब अखिलेश यादव ही विकल्प हैं। क्या ऐसा है? ये इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। लेकिन बहुजन वोट बैंक जो दरका, अब उसमें हर कोई अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाहता है, बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी। शायद ये इसी की एक कड़ी है कि अखिलेश यादव मान्यवर कांशीराम के बारे में बताते हुए बड़े भावुक हो जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज जैसे नेता उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन? जो कैडर से आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग कांशीराम जी के समय हुई। अगली कड़ी में बीएसपी आती है। परसों मायावती ने एक स्टेटमेंट दिया कल और कहा
कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता 1995 का, तो आज समाजवादी पार्टी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर रहे होते और इनको कोई हटा नहीं सकता था। यानी वो भी क्या याद कर रही हैं? अपने ही दौर को। और वो कहती है कि दलितों का भला कभी समाजवादी पार्टी कर नहीं सकती, बीजेपी दुश्मन पार्टी है, सिर्फ बीएसपी ही विकल्प है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और ऐसे में कांग्रेस और दूसरे दलों की क्या भूमिका है? आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए इतनी बेचैनी, इतनी फिक्रमंदी नेताओं में जब मुझे दिखती है तो मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया कि कितने भावुक लोग हैं ये लोग, दलितों की कितनी चिंता कर रहे हैं। तो हमें भी आज डिबेट में चिंता करनी चाहिए इनके कार्यक्रमों की, इनकी नीतियों की और इन सब की नीयत की भी। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की संस्थाओं को खत्म कर रही है। अगर संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो बहुजन समाज को सम्मान कौन देगा? तो ये लड़ाई बड़ी है। हमें उम्मीद है कि माननीय काशीराम जी की जो आज प्रतिमा लगी है, इससे लोग प्रेरणा लेंगे, आसपास के बहुजन समाज के लोग जागेंगे और एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। आप सब जानते हैं पिछड़ों के रूप में वो केवल अपनी बिरादरी जाति और अनुसूचित जाति के बारे में जो उनकी राय है वो आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी ने के लोगों ने बहन मायावती जी के साथ किस तरह का बर्ताव किया। प्रमोशन में आरक्षण का जो सरकार बिल लेकर आई, किस तरह समाजवादी पार्टी के सांसदों ने फाड़ने का काम किया। चूंकि उत्तर प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होने हैं तो दलित समाज की तो याद आएगी, मगर जिस तरीके से दलित समाज को 30 साल से ठगने का काम किया है, आज बहन मायावती को दलितों पर जब अत्याचार होते हैं तो अपने बंगले से नहीं निकलती है, अपने राजमहल से नहीं निकलती है, वो सिर्फ बी टीम भारतीय जनता पार्टी की बन के रह गई है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे जी हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक, और अरुण राजभर SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बेहद दिलचस्प कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आपको चिंता करनी चाहिए कि अखिलेश यादव आजकल दलित समाज के भीतर भ्रमण कर रहे हैं और आज रायबरेली के कार्यक्रम के जरिए उन्होंने संकेत दे दिया है कि उनकी आने वाली राजनीति किस दिशा में जा रही है। आपके पास कोई तैयारी है इनसे निपटने की? देखिए, कहावत है बहुत पुरानी, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब अवसर था समाजवादी पार्टी के पास तो अब उन्होंने दलितों के साथ, दलितों के जो प्रतीक हैं उनके साथ और दलितों के नेताओं के साथ क्या किया ये सभी को पता है। ब्रिजेश जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वहां से डिबेट शुरू करना चाहता हूँ। अब बहुसंख्यक वर्ग की कोई भी जात अब वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है। सभी को बुनियादी सुविधाएं चाहिए, सभी को आवास चाहिए, शौचालय चाहिए, गैस का सिलेंडर चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपया चाहिए और कभी भगवान न करे अगर आपदा आए तो सम्मान सहित अनाज भी चाहिए और सड़क, बिजली, पानी और कानून की बेहतर व्यवस्था चाहिए। और उसी कसौटी पे हमको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे लोकसभा का चुनाव होगा चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, उस कसौटी पर ही कसेगी। और हमें पूरा विश्वास है इस कसौटी पे कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा नहीं खरी उतर सकती। क्योंकि गेस्ट हाउस कांड में क्या किया गया और गेस्ट हाउस कांड में सुश्री मायावती जी के साथ क्या किया गया वो तो सबने ध्यान दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी घटना उसके बाद हुई कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, गली-गली में जो बाबा साहब की मूर्तियां लगी थी उसको खंडित करने का प्रयास किया। एक और तथ्यात्मक बात कह के मैं बात को समाप्त करूंगा कि 2012 से 17 के बीच में आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई। आखिर इन परिस्थितियों में ये समाज क्यों अखिलेश यादव को देखेगा? जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? आपने बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े किसी भी स्थान को विकसित किया हो तो बताएं आज भारत समाचार के चैनल पर। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और तमाम प्रदेशों की सरकारों ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम किया। ऑल राइट।
मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी बहुत शुक्रिया। आजकल समाजवादी पार्टी दलितों को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है, काफ़ी चिंता होती है, जग जाते हैं आप लोग, काफ़ी फिक्रमंदी। और आज मैंने तस्वीर भी देखी कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली के भीतर किया। अचानक से ये राजनीति के बदलाव के पीछे के कारण क्या हैं, और आपको लगता है कि बहुजन समाज का वोट बैंक दरक रहा है, तब उसका हिस्सा आप भी चाहते हैं? देखिए, सवाल वोट बैंक का नहीं है। चूंकि श्रद्धेय मान्यवर कांशीराम जी के मूर्ति का अनावरण किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उनके जब आप विचारों को देखेंगे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सामाजिक न्याय तक ही नहीं सीमित रहना चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। जब उनके राजनीतिक जीवन का संघर्ष 1981 से देखेंगे और 93 में क्या हुआ, जब देश में नफरत का इतना बड़ा व्यापार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने खड़ा किया, जिस समय देश में लगा कि अब हमारी सद्भावना टूट जाएगी, उस दरमियान भी मान्यवर कांशीराम साहब और श्रद्धेय नेताजी ने मिल करके, और मैं बखूबी समझता हूं कि आपको तो पूरी जानकारी होगी, इस उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और बहुत दलित जो चिंतक हैं, जो बहुत दलित को जो अपनाना चाहते हैं, वो वही हैं लोग। कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, एक चमचा एज किताब उन्होंने लिखी थी। दलित को आप कोई राजनीतिक पद तो देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित विचारधारा उसे मंदिर में घुसने देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, अब सुन लीजिएगा साहब, थोड़ा बात पूरी हो जाए। नहीं आप सुन लीजिए साहब, पूछा आप सुनिए, और दूसरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने तो देखा होगा, हाथरस में उस बेटी की पीड़ा सुनने, उसको समझने कोई एक नहीं गया। पूरे यहां से लेके देश भर में सरकार है, लेकिन उन अपराधियों को, उन दोषियों को जेल में मिलने भारतीय जनता पार्टी का नेता जरूर गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या कारण है कि पूरी बीएसपी की लीडरशिप आप अपने यहाँ भरे हुए हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, के गौतम, राम अचल, राजभर, ये सब आप ही की पार्टी में हैं। आप अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल शिफ्ट है, बड़ा पॉलिटिकल बेस है, वो अब चेंज करके ओबीसी से अब आप एससी की तरफ मूव कर रहे हैं। मकसद तो इस वोट बैंक को ही साधना हुआ ना, वरना इसके पहले आप लोग को इतनी मोहब्बत कब जगी? ओबीसी से एससी की तरफ नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि आप इसको इस तरह से कहिए कि सामाजिक न्याय से सामाजिक परिवर्तन की ओर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा एक बात उद्धृत करते हैं कि जो डॉक्टर लोहिया का सपना था और जो बाबा साहब का सपना था, चूंकि बाबा साहब से और डॉक्टर लोहिया की मुलाकात होने वाली थी, उसी बीच में बाबा साहब का देहावसान हो गया। वो जो बात और वो जो विचारधारा छूटी है, भैया जीते जी कांशीराम जी को इतनी इज्जत आपने कभी नहीं दी जो आप मूर्ति को दे रहे हैं। ये मैं मतलब पूछना चाहता हूं कि इस मोहब्बत का कारण थोड़ा सा बताएं। बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहूंगा कि कभी समाजवादियों ने या हमारे राष्ट्रीय नेता ने एक शब्द और एक टिप्पणी अगर आप किसी भी दलित विमर्श चलाने वाले व्यक्ति महापुरुष के खिलाफ अगर बता दें, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी खेद प्रकट करेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे नेता ने हमेशा सम्मान किया है और यही रास्ता है। आज दलित और भैया कांशीराम आपके कौन लगते हैं? वो तो बसपा के संस्थापक हैं। अरे साहब, आपकी पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं सिवाय अलायंस के। आप किसी इतने बड़े और आप कह रहे हैं कि नहीं अब हम हमारे, आप एक ये कैसे मतलब बता, हमें एविडेंस दो ना। आपको भी हम लोग कम से कम राजनीति नहीं, लेकिन कम से कम पत्रकारिता का तो एविडेंस दे दो भैया। वीपी सिंह समझते ही हैं हम एविडेंस लाओ। किसी इतने बड़े व्यक्ति को उन्होंने एक बात कहा, उस कोटेशन को कालीचरण साहब उसको बाद में उद्धृत करेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन, उनके सामाजिक परिवर्तन के संकल्पना को अगर कोई प्रतिबद्ध है उसके प्रति, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने इस देश के डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सवाल खड़ा किया कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण का गैप अब 50% से बढ़ा के 70% करा जाए। बहुत शुक्रिया। कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही जाने माने चिंतक हैं दलित समाज के, और मेरी इस तरह के डिबेट्स में वो ज़रूर होते हैं। बहुत शुक्रिया स्नेही जी, आपने हमें फिर से समय दिया। आजकल मोहब्बतें बहुत बट रही हैं, ये लोग बड़े चिंतित हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा हम भी आज थोड़ी चिंता कर लें। तो ये किस तरह की चिंता कर रहे हैं ये लोग? मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं ये कह रहा हूं जी, कि आप बोले, हम लोग देख सुन ही रहे हैं, आप हैं बोले। कि इस समय, हाँ जी जी, आप जान ही रहे हैं, या पूरा देश जान रहा है कि भाजपा में इस समय तमाम कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हो चुका है, तथा अन्य पार्टियों के बड़े बड़े लीडर भी उसमें पहुंचे हैं, और सपा में खासकर बीएसपी के बड़े बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। जी। तो निश्चय ही एक लघु संस्करण तो अंदर तैयार हो ही गया है। तो निश्चय ही जहां बीएसपी के कैडर के लोग जाएंगे, आपने खुद नाम लिए, बड़े बड़े नेता वहां पहुंच नहीं, गए मैं हैं, आज दोपहर तो में जब निश्चय स्टडी ही कर रहा था उनकी बात तो मैंने मानी सोचा जाएगी। ये बीएसपी वाले नेता कहाँ गए, तो मैंने जब कंपेयर करना शुरू किया तो ये सब साइकिल में बैठे हैं। हाँ, तो निश्चय ही अब ये जाएंगे तो बीएसपी का कैडर से गए हैं, तो निश्चय ही ये उसको माननीय अखिलेश जी को कुछ बात तो उनकी मानना ही पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार प्रशिक्षण केंद्र तो एक ही था मान्यवर कांसीराम साहब का। तो मैं तो ये कहूँगा, चलो इस बहाने मान्यवर कांसीराम साहब की बूझ हो रही है, और अच्छी बात है। अब सभी लोग अब इस समय देखते हैं हम कि भाजपा जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक बनवा रही है, अलग से बनवा रही है। तो सभी, क्योंकि तो ये क्या जो आपको लगता है कि हम लोग तो समाजवादी कहते रहे कि पार्टी राष्ट्रीय लीड या बीजेपी अब पूरा का पूरा अपना पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार पॉलिटिक्स में जो रखते हैं ये लोग, वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ, या उनके बड़े पोर्शन को अपने साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश है ये सब? देखिए, चाहे बीजेपी कर रही हो, सपा कर रही हो। देखिए आप जानते हैं, हाँ, आप जानते हैं कि सत्ता एक इस तरह की चीज़ है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो किसी भी कीमत पर सत्ता को हथियाने के लिए हर दल कोशिश करता है। हम देखते हैं कि भागवत जी ने देखिए किस तरह के स्टेटमेंट दिए इस बीच में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो ये क्यों आ रहे हैं? तो उन्हें पता है कि इनका मूल कैडर तो बहुत कम है, तो निश्चय ही इनको यहाँ वहाँ से लाना ही पड़ेंगे। और इस बहाने मैं समझता हूँ कि आपने क्या असेस किया कम्युनिटी को अपने की, दलितों के मन में क्या चल रहा है पॉलिटिकली? नहीं, देखिए, लेकिन ये सच्ची बात है कि यद्यपि सपा के पिछले कार्यकाल में जो त्रुटियां हुई थी, तो मुझे लगता है उनके नेता ने और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ सबक तो लिया ही होगा। अब वो सोच रहे हैं कि बिना सामाजिक बदलाव के और सामाजिक परिवर्तन के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके दल का नाम ही है, तो निश्चय ही वो शिफ्ट करेंगे। हाँ, ये सही बात है कि बीएसपी का जो कैडर वोट है वो अपने आप में वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो इंटैक्ट है। चाहे मनीष शुक्ला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मनीष शुक्ला ने ये कहा कि बहुसंख्यक वर्ग की अब जातियों में बटा हुआ कोई वोट बैंक नहीं है कि कोई एक दल उस पर दावा करे। वो बेसिकली लाभार्थियों की स्कीम गिना के ये बता रहे थे कि अब जाति के बंधन टूट गए हैं। मनीष शुक्ला की इस बात में आपको कोई सच्चाई दिखती है जो बीजेपी क्लेम कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लाभ तो सपा भी दे रही थी, सपा भी यही लाभ दे रही थी, बीएसपी भी यही लाभ, मान्यवर कांसीराम साहब की जो योजना चली थी मकान देने की, वो तो सबसे पहले बीएसपी ने ही चलाई थी। तो निश्चय ही इसमें कोई दो राह, हाँ, ये जरूर है कि इस देश के दलितों को, बहुजनों को गरीब बना करके रखा गया है, और रखने की योजना भी है कि वो सरकारी आलू पर 2000 रुपये पर और सरकारी मकान की प्रतीक्षा में बने रहें। जनता को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। ये इन दलों का जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ अरुण राजभर हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी। रायबरेली में आज देखा होगा खबर आपने, मूर्ति का अनावरण हो गया। अब देखिए, एक कहावत है, मान्यवर कांसीराम साहब ने खुद ही कहा था, गले में माला विचारों पर ताला। ये तो माला तो पहना रहे हैं मान्यवर कांसीराम साहब के, लेकिन उनके विचारों पर हमेशा के लिए इन्होंने ताला लगा दिया। और ये प्रदर्शित हो रहे हैं कि जब कासगंज जिले का नाम बदला गया था तो उसी समय दलित प्रेम उजागर हो गया था। मान्यवर कांसीराम साहब के ही नाम से वो जिला था, कासगंज, याद होगा। और दूसरी चीज, जहां तक बात रही प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की और बैकलॉग की भर्ती न करने की, तो यह भी दलित प्रेम ही उजागर हुआ था। जिसके साथ खुद पिछड़े न हो तो उनके साथ दलित जाने का सवाल ही कहां से होता है। अगर वास्तविक दलित पिछड़ों की बात कोई मजबूती से कर रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं।
मैं तो यही बात कह रहा हूं कि मान्यवर कांसीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन करने के लिए हर वर्गों का प्रतिनिधित्व तय करने की बात कर रहे थे, और यही तो मैं कह रहा था कि विधानसभा के चुनाव में हर वर्गों का प्रतिनिधित्व तय हो, ताकि जो मान्यवर साहब की सोच थी या जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाया जा सके। अभी आपने विधानसभा में देखा होगा, नहीं आपने ये देखा कि बीएसपी कैडर के जो जितने बड़े नेता हैं, जिनका नाम अभी मैं गिना रहा था, ये सब आजकल साइकिल पर हैं। आपको कुछ मतलब अंदाजा है क्या चल रहा है? अखिलेश यादव यूं ही कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करने, वो भी रायबरेली गए, किसके गढ़? कांग्रेस के। आप समझिए कि पॉलिटिकल शिफ्ट किधर हो रहा है। देखिए, कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये सब समाज जान रहा है, ये पिछड़े भी जान रहे हैं, ये दलित भी जान रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह का लुभावने बातें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो राजनीतिक चेतना मान्यवर साहब ने सिखाया है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम किए हैं 13 साल, और उनका तकाजा, उनका अनुभव आज भी कामयाब हो रहा है कि हम कचेर जाती है गोरखपुर मंडल में हर विधानसभा में 10,000। राजनीतिक भागीदारी आज तक किसी ने नहीं दिया, बंजारा को किसी ने नहीं दिया राजनीतिक भागीदारी, और कवंसी को किसी ने राजनीतिक तो बीजेपी जो सामाजिक न्याय सप्ताह चला रही है, बीजेपी का ये कहना है कि अब कोई वोट बैंक नहीं रहा, बहुसंख्यकों में अब जाति का वोट बैंक नहीं है, ऐसा क्लेम है बीजेपी का। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं, इस बात से मैं इस सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। सरकार की पॉलिसी सबको लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग को मिलता है। अभी भी जातियों का वोट बैंक नहीं है, ऐसा मनीष शुक्ला ने क्लेम किया है। देखिए, आपको याद होगा कि विधानसभा में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने वही बात शुरू किया था कि 75 साल की आजादी हो गया, लेकिन अभी तक बाबा साहब अंबेडकर की एक आयल प्रिंट फोटो विधानसभा के अंदर नहीं लग पाई। बसपा भी सरकार बनाई और दल भी सरकार बनाए, दलित हितैषी भी बहुत सारे लोग बने, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया कि दलित समाज के हम सरकार में है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का है, जिसका जिक्र स्नेही जी कर रहे थे। मूर्ति और पेंटिंग तो हम लगा ही लेंगे, कभी भी लगा लेंगे। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी शुक्रिया। दलित किसके साथ है भाई? मैं तो बड़ा असमंजस में हूँ इन लोगों की चिंताएं देख के। आपके हाथ से जो था वो तो छीन ले गए, अब जो है वो भी हाथ से निकल रहा है। आज तो आपके गढ़ रायबरेली में घुस के ललकार आए ये लोग। देखिए प्रत्याशी देंगे। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में जनता के बीच जाने का, और जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी गए, उनका स्वागत है। रही बात दलितों की, तो जब चुनाव आ जाएंगे ब्रजेश जी, तो आपको तमाम दल दिखाई देंगे जातिवार वोट हासिल करने का प्रयास करते हुए। यही हो रहा है दलित वोटों के साथ। लेकिन अगर आप आज़ादी के साथ से लेके अब तक और बाबा साहब के समय से लेकर अब तक आप देखेंगे जी, तो कांग्रेस पार्टी ने दलितों के उत्थान का निस्वार्थ भाव से काम किया। इससे कौन डिनाई कर सकता है कि बाबा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया, और इससे कौन इनकार कर सकता है कि यही आरएसएस के भागवत जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा। पर इतने वक्त आपने शासन किया, पर दलितों का उत्थान नहीं हो पाया, उतना प्रोपोर्शन पे नहीं हो पाया जो वो डिजर्व करते थे, या जो उनकी सामाजिक आर्थिक पोजीशन थी। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत ही बदलाव है। ब्रजेश जी, मैं ये नहीं जानता हूं कि आपके इस कथन का पैमाना क्या है। वो तो दिखता है ना, आप जाओ नीचे देखो। लेकिन दिखता यह है कि जो दलित वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में आए, विभिन्न बड़े बड़े पदों पर आए, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और देश के पहले कानून मंत्री बने, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और बाबा साहब के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दलित उत्थान के संविधान में प्राविधान किए, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आरएसएस ने क्या किया, उसी संविधान को दुत्कारते रहे। 52 सालों तक इन्होंने बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ तिरंगा झंडा इन्होंने अपने नाग आपको चिंता है कि दलित समाज के वोट इन्हीं दो लोगों में बटे जा रहे हैं, और कोर वोटर को छोड़कर, जिसका जिक्र स्नेही जी कर रहे थे, कोर वोटर बीएसपी के पास हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इन दो दलों के बीच बट रहा है। कौन? बीजेपी, सपा। देखिए ब्रजेश जी, दलित समझदार हो चुके हैं। वो वाले दलित नहीं रहे कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर ये भारतीय आरएसएस
के लोग और जनसंघ के लोग मजबूर कर देंगे। दलित बहुत बदल गया है। ये अभी मायावती जी की बात कर रहे थे, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम और उनके साथ मिलकर पहला चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। इन्होंने क्या किया, 3 बार मायावती जी को धोखा देकर उनकी सरकार इसी उत्तर प्रदेश में गिरा दी। और अगली बात करें आरक्षण के अलावा, अगर आप दूसरी बात करें, ये लाभार्थी वर्ग कह रहे हैं, ब्रजेश जी कौन नहीं जानता है कि खाद्य सुरक्षा योजना जिसके झोले पर मोदी जी की फोटो लगा के ये उसका क्रेडिट लेने का काम करते हैं, ये यूपीए 2 की देन है। तमाम पेंशन योजनाएं, इंदिरा आवास। आपको फिक्र है कि ये लोग रायबरेली तक पहुंच गए हैं, कैंडिडेट दे रहे हैं, एक ही आपका बेस स्टेशन बचा है, अब वो भी खतरे में है, आपको कोई फिक्र है? ब्रजेश जी देखिए, लगता नहीं है। ब्रजेश जी देखिए, दलितों की जो बात है, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बृजलाल खाबरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जहां तक रायबरेली और अमेठी का बात है, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं सबको जाना चाहिए। राहुल गांधी जी पिछली बार अमेठी से चुनाव हारे, लेकिन आप नतीजों का निष्कर्ष देख लीजिए, राहुल गांधी जी का वोट घटा नहीं था। 2009 के कंपैरिजन में अमेठी से लड़ेंगे क्या? 2014 में का स्कोप भी खत्म है। अमेठी उनका घर है। 2014 में राहुल जी को 14,000 ज्यादा वोट मिले थे 2009 की तुलना में। तो समाजवादी आप देख रहे होंगे कि रायबरेली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के फुटप्रिंट बहुत तेज बढ़ गए हैं बहन जी। और आप वहां में रायबरेली में मुझे मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ऑलमोस्ट बाहर हैं आप गेम से। ब्रजेश जी, स्मृति दीदी को लोग ढूंढ रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी के लिए, अमेठी वाले। और वो बहन जी स्मृति ईरानी जी आ नहीं रही है। आपको अंदाजा है रायबरेली में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल अंदाजा है। कांग्रेस और आज पार्टी, जो कुछ हुआ और जो बीजेपी कर रही है, अंदाजा है? तो क्या रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, अखिलेश यादव जी को वहां नहीं जाना चाहिए या भाजपा को नहीं जाना चाहिए? सबको जाना अगर चाहिए। वो अपना कैंडिडेट देते हैं जो कि आपके सामने नहीं देते थे, तब कांग्रेस पार्टी स्वामी प्रसाद को वहां से लड़ा दिया तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और आज उसी का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, चुनाव लड़ेगी। और एक या तो स्वामी प्रसाद लड़ेंगे या उनके परिवार से कोई लड़ेगा, ब्रजेश जी ऐसा लग रहा है अब। कोई भी लड़े, लेकिन अभी मैं और बीजेपी के पास दिनेश सिंह पहले से हैं, सुन लीजिए, एमएलसी के तौर पे हैं, लेकिन मंत्री बना रखा है। हाँ वो उधार के प्रत्याशी, कब जहां के भी हो है तो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात मैं कह दूं ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही दलित हमारे, अभी नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और इन्होंने आरक्षण में खेल कर दिया जी। दलितों का आरक्षण इन्होंने खा लिया, कोर्ट में मामला गया, तो अब तो क्लियर हो गया ना। लेकिन देखिए दलितों का ये, थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। कुछ दूसरे राउंड के लिए बचा लीजिए। अनिल दुबे आपके मित्र मेरे साथ मौजूद हैं, 2 पॉइंट आ जाए, आप फिर ले लीजिए, आगे दूंगा टाइम पक्का। अनिल दुबे जी, बहुत स्वागत आपका। ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों लोगों में एक होड़ मची हुई है कि कैसे दलित समाज को अपनी तरफ रिझाएं। बीजेपी भी देखिए तरह तरह के डायलॉग्स दे रही है, तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। अब सामाजिक न्याय सप्ताह चलेगा, कभी खिचड़ी भोज उनके साथ चलेगा, कभी कार्यक्रम उनके बीच चलेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी उसी दिशा में कैंपेन शुरू कर दिया है। आपको इसके पीछे के राजनीतिक निहितार्थ क्या लगते हैं? नहीं, इसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो काम करना चाहिए, उनको इस वर्ग के लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन वो केवल लाभार्थी बनाए रखना चाहते हैं, उनका जीवन स्तर उठाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं इस वर्ग को केवल लाभार्थी बना के रखे रहो और ये आजीवन जो है हमारा वोट बैंक बना रहेगा लाभार्थी बन करके। लेकिन हम लोग अनुसूचित जातियों के लिए काम करना चाहते हैं, उनके जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं। भैया ये भी तो वही कर रहे हैं, लाभार्थी दे रहे हैं, किसी के पॉकेट में 4 रुपया आएगा तो उसका एम्पावरमेंट होगा। ब्रजेश जी, आप ये बताइए, जब हाथरस का कांड हुआ था, आपके चैनल पर भी चला था, हाथरस का कांड हुआ तो वहां पर लाठी किसके ऊपर चली थी? राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी के ऊपर लाठी चली थी। और जब दलितों के लिए आप लाठी खा रहे हैं इसलिए, और जब मेरठ में, मुजफ्फरनगर में इनके अनुसूचित जाति के लोगों पर मुकदमे हुए थे, तो आपको पता होगा, मैं आपको 2018 कि जयंत चौधरी जी घर घर गए थे और उन मुकदमों, उनके ऊपर जो मुकदमे लिखे गए थे, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने न्याय यात्रा निकाली। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा निकली, लोगों ने उसका स्वागत किया। तो हम लोग आज, अच्छा आप भी फिक्रमंद नहीं है, मैं जोड़ना भूल गया था, नहीं अभी जोड़ लेता हूं। हम लोग तो नहीं, बिल्कुल होना काम ही कर रहे हैं। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, अखिलेश यादव जी लड़ ही रहे हैं और हमारा गठबंधन लड़ रहा है और ईमानदारी के साथ इस वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, मनीष शुक्ला ने जो बात कही कि
बहुसंख्यक वर्ग जो है समाज है, अब वो जाति पर बिलीव नहीं कर रहा है और जाति के आधार पर वोट बैंक नहीं है, ऐसा है? जो जिस बहुसंख्यक आप लाभार्थी बना करके उसको 80 करोड़ जनता को जो है लाभार्थी ही रखना चाहते हो, उनके जीवन अगर ये कहा जाए कि ये क्या लोग दे गरीब दें हैं, भैया दुबे जी बताओ क्या दे दें? नहीं ये आप इनको घर ले लो, इनके जीवन मकान स्तर ले को लो, उठाने का काम नहीं शौचालय करोगे। ले लो, लाभ ले लो। आप दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में स्नेही जी आपकी की बात सरकार में दम है कि सिर्फ लाभ नहीं चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। हाँ तो हम लोग बात उनको स्नेही जी मजबूत ने करना कही। चाहते हैं, उनके साथ अन्याय जो होगा उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय अब ना कोई कर पाए। बीएसपी के वोट बैंक की लूट है। नहीं बीएसपी अब कहा, बीएसपी तो क्यों, बहुत क्या कमजोर हो कहा गई। बहन जी ने? नहीं, ऐसा अब कमजोर ना समझो। जो हम लोग काम 12.5% अभी भी है। उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और आपने अभी देखा 2 उपचुनाव हुए थे, मैनपुरी का और खतौली का चुनाव हुआ था, वहां पर इन वर्गों ने हमको वोट किया है, हमारे साथ जुड़े, हम लोगों के साथ। तब ये पार्टियां तो थी, कहां क्यों नहीं चला गया? मायावती ये क्यों याद कर रही कि अगर हम और गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो हम लोग हमेशा एक रहते, और ये कोई ट्रैप है, कोई ये इस बयान का मकसद क्या है? अब इसका आज का आपका वोट छिटक रहा है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो अब इस तरह की बात आप कर रहे हो। हम लोग जो है इस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हाँ हैं, इसीलिए जो है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दलित किसके साथ जाएगा इस चुनाव में? नहीं, अब हमारे गठबंधन के साथ है। क्यों जाएगा? कारण दोनों किस लिए जाएगा? नहीं, उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, तो वो हम लोग राष्ट्रीय लोकदल और उसका गठबंधन लड़ने का काम कर रहा है। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो सरकार में है, उनको काम करना चाहिए, तो काम नहीं तो कर नहीं रहे हैं। वो केवल घोषणा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन काम तो नहीं हो रहा है। अरे कुछ बातों से ही सीख लो। नहीं, बातों से सीख करके क्या करेंगे? बातों से पेट भरेगा? आप क्यों लाभार्थी बना के रखना चाहते हो? अरे हमसे क्यों हट रहे हो भैया? हम ब्रजेश जी आपके माध्यम से रहे हैं, कहना चाहते हैं तो कि आप देश की जनता को लाभार्थी ही बनाए रखेंगे, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम नहीं करेंगे। तो कैसे उठाएं? नहीं, ये उठा ही तो रहे हैं। उनके लिए नीतियां बनाइए, केवल आप उनको इसी में उलझा के रखोगे। आपने उज्ज्वला गैस योजना का आप कह रहे हो, आपने बताइए किसको उज्ज्वला गैस मिल रही है? आप जाति में बांटना चाहते हो, उनका कहना है कि में नहीं बांटना हिंदू एक हैं, हम तो किसानों की हिंदू एक हैं, आप जातियों में बांट रहे हो। हम किसान की, कामगार की, मजदूर की बात करते हैं, और उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं, हमारा गठबंधन कर रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, डिबेट के पहले चरण में ये बात निकल के सामने आई, आपने जो क्लेम किया था कि बहुसंख्यक वर्ग में अब जाति का वोट बैंक एग्जिस्ट नहीं करता, पर अभी जितने एविडेंस हैं और जितनी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके इस क्लेम को सही नहीं मानती हैं? मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। अगर मैंने दलितों के लिए बुनियादी सुविधाओं की बात की, उनके लिए बेहतर कानून, सड़क, बिजली, पानी की बात की, और आवास, पक्का आवास मिले, तो कितनी छटपटाहट है, कितना मिल रहा है, इससे इन लोगों को कितना दर्द है, इनको कितनी बेचैनी है, इससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन दूसरा दौर है, 2-3 लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी है। एक तो पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि 93 में प्रचंड बहुमत की सरकार इन्होंने बनाई थी, 177 सीट इनकी थी, 176 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, यही प्रचंड बहुमत था। दूसरी बात, जब गेस्ट हाउस में इन्होंने कांड किया था, मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जो बहन मायावती को बचाने भी गए थे, और बाद में उन्होंने राखी बंधवाई और पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी काशीराम जी की जो प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और प्रफुल्लित हैं, और अभी उन्होंने कहा, क्लेम किया कि एक बयान दिखाइए कि हमने दलितों के किसी विचारक या उनके किसी पूज्य के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया। तो नोट करिए भाई काका जी, 6 सितंबर 2016 हज हाउस का उद्घाटन था गाजियाबाद में, श्री अखिलेश यादव जी मंच पे थे और आजम खान ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जमीनों को कब्जा करते थे। ब्रजेश जी, आपको याद होगा, मुझे लगता है ये बयान, और तमाम लोगों को याद होगा
आजम खान किस अरे पार्टी के आपको नेता हाथ थे? बाबा साहब का याद नाम है, लेकर यार, नहीं मैं कहा कह रहा था, हूं कि त्वरित ये कहा बातों था का कि भी जो थोड़ी मूर्तियां जवाब लगी दें। हैं उंगली यार, दिखाते करो, हुए हाथरस याद वो है वाली, कि एक नहीं? सेकंड बिल्कुल, मनोज भारतीय जी, जनता पार्टी मनोज का जी आप सांसद रुकिए, गया जेल में मनोज जी मिलने नो, के लिए अपराधियों से। मनोज जी, आप ना एक नाराज मनोज जी होकर इतना क्या सब्र होने होना देते? चाहिए, दूसरे आप की सुनो मैं तरह आपको से। टाइम दूंगा। आप सिर्फ उनको दूसरे की उसके तरह बाद से आप ही का नहीं नंबर है, चाहिए। आपको सब्र करना कराना चाहिए। चाहते हो मनीष आप जी, बताओ मेरा ना कि समय सेंट्रल जरूर यूनिवर्सिटी दीजिएगा। में दलित कहाँ है? मनोज काका, आप बताओ मेरा लखनऊ समय मनोज दीजिएगा, काका, विश्वविद्यालय में आपको दलित बचाने कितने में। मनोज प्रोफेसर काका, हैं? यही आप एक मिनट लखनऊ सब्र करो, विश्वविद्यालय में एक आप दलित उनकी को बात किस तरह नोट से करो, अपमानित मैं आपको किया गया टाइम दूंगा। प्रोफेसर को पूरी मनोज जी, भारतीय जनता ये- पार्टी मनोज जी, हमेशा प्लीज। सामंतियों का साथ मनोज देती है। जी, और आप इस मनोज तरह की जी, बात जो करेंगे बेचैनी मनोज जी, है, आप ये नहीं निश्चित जवाब नो। तो देने दीजिए। विजय अरे जी, मेरा जवाब मनोज जी तो रुक देने जाइए, दीजिए। मैं आपको कह रहा टाइम हूं, दूंगा आप ना, अभी- अगर आप दलित का मैं टाइम दूंगा तब आप अपनी बात रख लेना। तो आप अभी बताओ कि शांत, जातिगत जनगणना के पक्ष में थैंक यू। भारतीय जनता दीजिएगा। और पार्टी सिर्फ मनीष शुक्ला बोलेंगे। आप जातिगत मनोज जी जनगणना गलत के बात, पक्ष में हैं कि नहीं? मनोज जी गलत बात, आप वेट करो, मैं मेरा आपको समय समय दीजिएगा, दूंगा, इनको बोल आप लेने प्रॉपर दीजिए। रिप्लाई देना इन्हें। मनीष जी बोलिए। जी, मैंने एक बात का जवाब दिया, दो बात का जवाब दिया। एक तो इनके प्रचंड बहुमत की, इनके ज्ञान का मैंने बात बताई, दूसरा जो बयान था वो बता दिया मैंने कि बाबा साहब के लिए क्या कहा था। दूसरी बात, गेस्ट हाउस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने गमछा बांध के सपा का बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया था, ये सबको पता है। तीसरी बात, आज 2023 की बात नहीं, 1991 की बात बताएं। सुंदरलाल पटवा की सरकार थी मध्य प्रदेश में, और महू को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये 33 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज की बात नहीं है। हमारा सम्मान या हमारे पास जब ताकत आई, जब 89 में हम केंद्र की सरकार में गए तो भारत रत्न बाबा साहब को तब मिला। ये कांग्रेस के लोग जो आज बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की थी, उनके अपने नेताओं ने जीवित रहते अपने को भारत रत्न दे दिया और बाबा साहब को भारत रत्न लायक नहीं समझा। तीसरी बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, मैंने ये कहा कि अगर कोई गरीब है, किसी भी जात धर्म का है, केवल हिंदू नहीं, बहुसंख्यकों का नाम मैंने लिया, मैं और भी कहता हूं कि मुसलमानों में जो पसमंदा है, जो दलित है, जो जिनके तक विकास नहीं पहुंचा, हमारी योजनाओं को उठाकर देखिए, वहां तक भी हमने आवास पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया, गैस सिलेंडर पहुंचाया, किसान सम्मान निधि पहुंचाया, और इनसे उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। ये जो लोग बैठे हैं ना, राजमहलों वाले लोग, एक शौचालय की क्या कीमत होती है ये उनको नहीं पता है। गैस सिलेंडर की भी कीमत अब आ ही रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक गैस सिलेंडर अभी की भी रुको, कीमत आ रहा हूँ, बताओ आप ही क्या पास। होती है? नहीं, मनीष कौन गरीब शुक्ला 1200 का कंप्लीट गैस सिलेंडर भरा लेगा? आपको ग्रामीण जीवन का आप जरा भी डिबेट अनुभव है? को डिबेट को लखनऊ में डिबेट की बैठे तरह रहो। चलने दें, मैं दूंगा ग्रामीण टाइम जीवन आपको। में कभी बस दलितों की बस्ती 20 सेकंड और इनके पास। ओके, मनीष जी कंटिन्यू। खाते नहीं हो, सिर्फ मनीष शुक्ला बोलेंगे, सतही लोग हो, मनीष शुक्ला बोलेंगे, सामंती ओनली लोग मनीष हो। शुक्ला। सबके नेता, मनीष जी 20 सेकंड और हैं जितने आपके लोग पास। बैठे हैं, कभी नहीं। जितने सिर्फ लोग मनीष बैठे शुक्ला, हैं, हाँ। अरुण राजभर जी को छोड़ दीजिए, तो सबके नेता मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। इनको क्या पता कि शौचालय की क्या कीमत होती है, एक पक्के घर की क्या कीमत होती है, और किसान सम्मान निधि जब जाती है भ्रष्टाचार तो की आ रहा हूं, किसान रुक अपनी जाओ, बुआई रुको, बुआई रुको। की क्या और- कीमत और होती है? सिंचाई रुक की जाओ। व्यवस्था अडानी करता की है। क्या कीमत और होती है? इसी कीमत पे मैं कहता हूं जी, कि उत्तर प्रदेश में जनता का मत और आशीर्वाद, जिन्होंने उनको सम्मान दिया, और यही नहीं, केवल नौकरी नहीं दिया, स्टार्टअप में, स्टैंड अप में, बैंकों को मैंडेटरी किया हमने कि आप थैंक यू मनीष जी, दलित को और महिला को थैंक यू, कंक्लूड करिए, मनीष जी कंक्लूड करिए। बैंकों को मनीष जी कंक्लूड। ओके, ओके, मनोज काका, सारी संपत्ति एलआईसी दे हाँ, दो। और ओके, मनोज काका गो हेड, अब आप बोलो। मैंने तो और एक चीज और conclude कर बताएं, दिया, जो एक सेकंड रुकिए, आप मनीष जी आए हैं, रुकिएगा, ये मनीष जी जवाब रुकिए, दे देंगे, जब मनीष जी आपकी रुकिएगा, बनेगा। मनीष जी रुकिए। देखिए, बहुत- देखो एक सेकंड मनोज काका जी, जी, जी। डिबेट सिस्टमैटिक चल रही है, जब आपकी बारी है अपनी बारी पे बोलो, बीच में किसी को डिस्टर्ब कैसे करना, बारी किसी का को इंतजार काटना, कर सकते ये हैं? गलत बात है। सबको बराबर का समय है, किसी के साथ कोई भेदभाव थोड़ी है। अब आप अपनी बात बोलो, गो हेड। देखिए, एक अदम गोंडवी की एक लाइन है कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप बाबा को। साहब को मैं आजम खान बंसी मनीष जी, की प्लीज। छवि में ले चलूंगा। मनीष जी, आप शांत हो जाइए। अरे नो। सुन लो हाँ। दयाशंकर मनोज सिंह, काका जवाब मनीष जी, दयाशंकर सिंह मनीष जी का रुकिए, अहंकार मनीष जी गलत बात, याद है तुम्हें? मनीष जी नो, किस मनीष जी तरह नो। से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या कहा बहन जी जवाब के दो प्रति पहले? मैं मनीष जी रुक जाइए, भाषा का उनको लेट हिम प्रयोग किया। कंप्लीट ना, उनको अपनी उसको बात रखने जेल दीजिए। में डालने का काम हमारी जवाब सरकार से ने पहले किया, आज और कि आजम खान ये ने लोग बाबा उसको साहब को आज क्या मिनिस्टर कहा था बनाए कि हुए बाद में 6 हैं। सितंबर और को इनसे मैं अखिलेश जानना यादव चाहूंगा, आप मुद्दों पर रहें, अखिलेश आप यादव मुद्दों पर मंच रहें। पे थे। देखिए, ओके मनीष जी, थैंक यू, एक सेकंड स्नेही रुको। साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी की बात होती है। ये उनका स्वावलंबन अरे का मनीष जवाब शुक्ला की नहीं बात है। का भी तो जवाब दोगे। ये उनका, उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बहुत
विद्वान हो, बहुत जानकारी हो, तो बताओ नहीं, कि इस देश के सेक्रेटरीट में कितने दलित रखे हो। अरे आप सुन लो, सुन नहीं पाओगे, इधर उधर की बात सुन मत करो। अरे मैं जवाब तो मांग रहा हूँ, आप जवाब दे देना ना। क्या तो करना चाहते हो आप लोग? इस देश के सेक्रेटरीट में कितने दलित रखे हो? उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कितने दलित प्रोफेसर हैं? बीएचयू में कितने दलित हैं? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कितने दलित हैं? अरे बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना, कितने दलित को बनाए हो जिला अधिकारी, कितने दलित को कप्तान बनाए हो? ये तो जवाब दे नहीं सकते आप उनका स्वावलंबन जगाना नहीं चाहते हो। देश तुम्हारी जागीर है, ये देश आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का हो, और आप लूट रहे हो, लुटेरे हो, और एक उद्योगपति को सारा देश का संसाधन गिरवी रख रहे हो। एक उद्योगपति को सारे देश का संसाधन, LIC और SBI, LIC एक दिन में 6 लाख करोड़ में से 3.6 लाख करोड़ डूब गया, और भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाई, एक शब्द नहीं बोल पाए। आप बताओ ना, बांदा यूनिवर्सिटी में कितने दलित प्रोफेसर बनाए? अभी BHU IIT में भर्ती हुई 8 लोगों की, क्या दलित रखे? क्या दलित रखे? आरक्षण तो दे देते, वहां नहीं देना चाहते हो, वोट लेना चाहते हो। जातीय जनगणना इतना हितैषी हो तो बताओ ना कि जातीय जनगणना के पक्ष में आप यही क्या क्या जाइए। मैं आपका सम्मान करूंगा मनीष, कहिए ना कल हटा दिए जाओगे, कल ही हटा दिए जाओगे प्रवक्ता से, कह दो कि दलितों को हम चाहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक भागीदारी, हटा दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे। तो आप हटाए जाए, रखे जाए, आप क्यों फिक्रमंद हो? आप अपनी बात रखो। अरे साहब जवाबी तो दे रहा हूं। रखे पार्टी, हटाए उनको, आप क्यों इतने फिक्रमंद हो? उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री ने एक दिन जातिगत जनगणना के बारे के पक्ष में बात कही, दूसरे दिन बेचारे की बोलती बंद हो गई। बहुत शुक्रिया। ये मनुवाद कंक्लूड करिए अपनी बात। के पूजक हैं, क्या बात करेंगे? इनसे संविधान आरक्षण की उम्मीद कर सकते हैं जिन लोगों ने 52 साल तक अपने कालीचरण तक नहीं फहराया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कालीचरण जी को स्क्रीन पे लाया जाए, धन्यवाद। कालीचरण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मनीष जी और मनोज जी, दोनों लोग कृपया शांत हो जाइए। यह डिबेट सिर्फ आपके लिए नहीं है, अन्य मेहमान भी मेरे साथ हैं और उनकी भी ओपिनियन बहुत मैटर करती है। कालीचरण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो 2 क्लेमेंट हैं दलित वोटों के, इनका एग्रेशन भी आप देख रहे होंगे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इनको लगता है कि एक ये बड़ा वोट बैंक है और दोनों में इस बात की होड़ है। आपने महसूस किया होगा कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी कौन है। ये होड़ क्या वाकई में दलितों को एम्पावर कर रही है, या ये सिर्फ दोनों लोग दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं? देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि मंथन इस पे हो रहा है दलितों में कि दलितों का हितैषी है कौन, क्योंकि दलितों को संरक्षण देने का काम संविधान के द्वारा होता है, लेकिन जब संविधान को ही कमज़ोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, तो दलित अपने वैसे भी कमज़ोर है, अपनी लड़ाई वैसे भी नहीं लड़ पा रहा है, तो निश्चय ही दलित को तो इस बात पर, दलित बुद्धिजीवियों में और दलितों में इस बात की चिंता है कि आप जो है संविधान को किसी तरह से बनाए रखिए, और संवैधानिक संस्थाएं बनी रहेंगी तो दलितों का आरक्षण भी रहेगा, उनकी अस्मिता भी रहेगी, उनका स्वाभिमान भी रहेगा। बकाया रोटी पानी तो वो जुगाड़ करके अपना खा पी। पर ये जो आप कह रहे हैं, इसलिए ये 2022 के चुनाव में ये चीज़ दिखी नहीं बड़े पैमाने पर। आप ये देखें कि एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ भी गया, उनका वोट शेयर टोटल 46% था। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक लोगों के वोट से हुए हैं। 46% वोट का मतलब कि उन्हें सबके बड़ा मतलब लॉयन शेयर मिला उन्हें। मुझे लगता है इसी को, इस गणित को समझ के ही सपा जो है अपनी मजबूती दलितों के बीच में बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि जो शिफ्टिंग छोटी बहुत बड़ी कुछ संख्या में जो भाजपा के साथ हुई थी, उसको किस तरह से वापस लिया जाए। यदि वो बीएसपी में वोट नहीं करते हैं तो कम से कम भाजपा को वोट ना करें, ये कवायद इनकी है। और मुझे लगता है कि दलित वर्ग भी कम से कम ये तो देखता है कि बीएसपी को वो पहले नंबर पर देखता है, और नहीं है तो जो असंतोष तो मायावती की क्या भूमिका आप देखते हैं 2024 में उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, बहन जी की भूमिका हर चुनाव में महत्वपूर्ण होती है, निकाय चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और ये भी हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव में अभी जो उनकी कल वार्ता हुई है तो उन्होंने सपा को ही घेरने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो दलितों का और ओबीसी का जो वोट बैंक बंटने वाला है
वो इन्हीं में बंटने वाला है, क्योंकि भाजपा की जो तो मायावती जी राजनीति के है, भाजपा का जो, रियल थ्रेट बीजेपी उलझाव नहीं है, समाजवादी पार्टी, आप ऐसा मानते हैं? हाँ जी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, बीएसपी के प्रवक्ता और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अरुण जी, आपने देखा होगा कि इन दिनों दलितों के हितैषी होने की होड़ है, चाहे मनीष शुक्ला जी हों और मनोज काका जी, इन दोनों का एग्रेशन भी आपने देखा। आपको लगता है इन दोनों में कौन है जो ज़्यादा हितैषी है? देखिए, अगर देखा जाए तो दलितों को और अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो सच में अगर देखेंगे तो बीजेपी कुछ हद तक काम कर रही है, चाहे वो राष्ट्रपति बनाने का हो और चाहे बहुत सारे राज्यपाल बनाने का हो, दलितों को टिकट देने का हो, एमएलसी बनाने का, जो उनके दल में काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो बाबा साहब भी चाहते थे कि जब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सदन तक नहीं पहुंचेगा वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मान्यवर कांसीराम साहब एक बात कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं यही बात सभी दलों को याद दिला रहा हूं। अभी तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम 70% हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, 70% आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैंने एक दिन सिर्फ यही बात कहा था कि पिछड़ों का आरक्षण 27% से बढ़ाकर के 52% किया जाए। तो एटावा में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम तो लड़ाई दूसरी लड़ते हैं। अब इस बात को घुमा करके हमको यह कह दिया गया, हमने ये बयान दिया था और पिछड़े घुमा करके बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। तो सवाल इस बात का है कि हम तो अगर ये पॉलिटिकल शिफ्ट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, दलित हितैषियों के हित के, आप फिर किधर खड़े होंगे? बीजेपी के साथ? आप 2019 का ही एक सिनेरियो देखिए। 2019 में हम सब लोग चैनल पर बैठे थे, बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग ये कह रहे थे कि सपा बसपा गठबंधन बहुत कामयाब गठबंधन होगा, और यही बात हम जमीन पर देख रहे थे। हम कह रहे थे कि ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके अंदर जितनी दुश्मनी भर दी गई है, जितना नफरत भर दिया गया है, जितना गुंडागर्दी इनके साथ हो गया है, वो इनके साथ नहीं जा सकते। बहन जी ने मंच साझा किया था और पश्चिम से लेकर पूरब तक, याद होगा आपको, चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 5 सीट दे दीजिए 2022 में, तो कह रहे थे कि इनके पास क्या जनाधार है, हम उनको क्यों वोट दें। तो दलित प्रेम, जब दलित को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में भागीदारी देने की बात आती है, आपकी कुछ बातचीत बीजेपी के साथ बढ़ी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा था, आपके पिताजी यानी ओम प्रकाश राजभर और यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बीजेपी नेता दया शंकर सिंह आपस में मुलाकात कर रहे हैं, तो कुछ फाइनल हुआ आप लोगों का? देखिए, हम अभी मुलाकात के बाद, हम तो सबसे मुलाकात करते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग, हमारे जिम्मेदार पार्टियों के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, अभी तो हम सबसे अच्छा, पत्रकारों से भी अलग मीटिंग करते हो? हमारी कल ही मुलाकात नहीं, हम तो सबसे मुलाकात करते हैं, सबको अपने यहाँ बुलाते हैं, आइए चाय पीजिए, ठीक बात, हमारे लोगों के बीच में चलिए। तो हम तो अनवरत जनता, देखिए दलितों नहीं, कुछ बातचीत बढ़ी, मतलब मैं सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। कोई डिस्कशन आप लोगों का बीजेपी के साथ हुआ, कुछ फाइनल हुआ या अभी सिर्फ बातचीत है? देखिए, ये सारी बातें चैनल पर बैठ करके नहीं बताई जा सकती है कि क्या किससे क्या चल रहा है। ठीक बात, चैनल पर सिर्फ वही बताई जा सकती है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और आपकी ये बात सुनकर समाजवादी पार्टी को भी अतीत याद आ रहा है, पीछे जो इनके साथ कांड हुआ। अभी आपने देखा ना जी कि अभी आपने इनका रायबरेली में रैली देख लीजिए, जनसभा, और हमारा आप जौनपुर में देख लीजिए। जितनी संख्या इनकी यहां थी उतने तो हमारे नेताजी के पीछे पीछे सड़कों पर लोग चल रहे थे। अच्छा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दलितों का वोट या उमाशंकर लेने की कोई भी कोशिश करेगा, वो भी भाई उमाशंकर जी बता दें, समाजवादी पार्टी, उमाशंकर जी देखिए, ये लोग तो सब मिलकर बांटे दे रहे हैं, आपकी पार्टी को तो कोई पूछने को तैयार नहीं। बता दें। ओके उमाशंकर जी, सामाजिक न्याय के नाम पर ओके अरुण जी, थैंक यू। कुछ नहीं होता। अभी कांग्रेस की बारी है, उनको बोलने दें। उमाशंकर जी देखिए, ब्रजेश जी, कितने भी सिंबॉलिक काम किए जाएं, लेकिन दलित वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी लोग समझ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो भारतीय जनता पार्टी देश के संसाधनों को तमाम अपने मित्रों के हाथ में बेच रही, इससे नुकसान किसका हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन अगर सरकारी संस्थाओं का होगा तो निश्चित रूप से दलित लोगों का आरक्षण मारा जाएगा, जो अभी इन्होंने नगर निकाय के चुनाव में किया। शौचालय और खाद्य सुरक्षा, इसकी ये बहुत बातें करते हैं,
लेकिन इनको पता नहीं ये कांग्रेस की जितनी योजनाएं हैं सबके नाम बदल बदल कर इन्होंने अपना नाम रख लिया। अब अगर शौचालय की ही बात कर लें तो भारत निर्माण योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया था। आज क्या हो रहा है शौचालय के नाम पर? गांधी जी का चश्मा चुरा कर, पैसा सब कांग्रेसियों के जेब में चला गया। अरे सुन लीजिए, गांधी जी का चश्मा चुरा कर इन्होंने हमारे बनाए हुए शौचालयों पर 8,000 रुपए इनके कर्मचारियों के जेब में और 8,000 रुपए वो उनके मालिक के हाथ में दे रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता स्मारक बन जाएगा। अब बदलने दीजिए सरकार। तो शौचालय स्मारक कह रहे हो आप? हमें इनके असफलता और इनके भ्रष्टाचार का स्मारक बनेगा शौचालय। दूसरा, गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने सब्सिडी दिया था जिसमें हमें नुकसान भी हुआ था, इन्होंने उस डीबीटी योजना को बंद कर दिया। ये बता दें आज किसको दे रहे हैं सब्सिडी? पहले सब्सिडी खाते में देते थे, अब बंद कर दिया। किसान सम्मान निधि देते थे, अब उसका नोटिस जारी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। और दूसरी बात, कौन भूल सकता है ब्रजेश जी, मुझे बताइए, दलितों के हितैषी बन रहे हैं, कौन भूल सकता है ऊना, पूना, सहारनपुर और रोहित बेमुला को कौन भूल सकता है? बाबा साहब का मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने इतना अपमान किया कि बाबा साहब को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना अनिल पड़ा। दुबे जी, मैं और जिस लास्ट बात, बहन जी को ये कह रहे हैं कि हमने कह रहे रक्षाबंधन बांध के बहन बना लिया। भैया, बहन को धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली सरकार है। दुबे जी, बहन बनाने ये दोनों क्लेम कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस तो क्लेम कर रही है वो तो बहुत बड़ी हितैषी है। पर दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो मिला तो, लेकिन फिर उसमें थोड़ा कमी आ रही है। तो क्या दलितों को एम्पावर्ड किया जाना आवश्यक है उनके हित में, बिल्कुल, या फिर ये सिर्फ वोट का बैंक का बंटवारा है? अब वोट के लिए तो जो काम कर रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है केवल लाभार्थी बना करके रखना चाहते हो। अगर आपको देना हो तो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने अपने सभी विधायकों को कहा कि अपनी विधायक निधि का 35% आप अनुसूचित जाति की बस्तियों पर खर्च करेंगे, और हमारे विधायक कर रहे हैं। तो आप इस तरह से काम करिए ना। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी कहां कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी की जो वकालत कर रहे हैं? कल को आप कहोगे कि यूपी के बजट का 35% नहीं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, और ये हमारे विधायक इस चीज को कर रहे हैं। अगर आपके मन में दर्द है तो आप उनके जीवन स्तर को उठाने का काम करिए, आप संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम करिए, आप उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। आप केवल भाषणों से उनका विकास नहीं कर सकते, केवल आपको राशन देकर के उनका विकास नहीं कर सकते, उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। कैसे, मतलब क्या किया जाए? कैसे क्या? आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ मजबूती के काम करेंगे, आप केवल उनको गरीबी बनाए रखेंगे? तो भैया अमीर बनाने का फार्मूला दे दो। नहीं तो अमीर बनाने का फार्मूला सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आप बता रहे हो, आप उनको क्यों नहीं कर रहे हो? अरे अरुण, अभी दुबे जी के बीच में मत बोलो। डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, हम उनके लिए सोच रहे हैं। अरे जिनके साथ है उन्होंने तो मूर्ति तोड़कर काम किए हैं, जिनके साथ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस बेहद महत्वपूर्ण डिबेट का आप सब जरिया बने, और आप सब ने अपने अपने विचार आज के इस सामाजिक राजनीतिक परिचर्चा में आप सब ने प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।